रूही जैसे ही एनजीओ के अंदर गई, उसने देखा कि नंदिता उस औरत से कह रही थी, तुम यहाँ क्यों आ गई? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और समर्थ ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? जैसे ही ये शब्द रूही के कानों पर पड़े तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब उसकी माँ नंदिता ने कहा था। उसके पैर बर्फ की तरह वहीं जम गए। वो अपने पैर आगे तो बढ़ाना चाह रही थी, पर वो बढ़ा नहीं पा रही थी। रूही के कदम नंदिता की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। आखिरी पल तक उसे यकीन था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, पर अब वो यकीन टूट चुका था। रूही की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नंदिता से जाकर कुछ भी पूछे। इससे पहले कि रूही को कोई वहां देख पाता, वो अपने टूटे हुए भरोसे और उम्मीद के साथ वहां से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद रूही रुंधे हुए गले से अपने मन में बोलने लगी, आखिर ऐसा क्यों किया माँ तुमने हमारे साथ? तुमने तो बचपन से ही हमें इतना प्यार किया, और अब तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे अपना पूरा बचपन ही झूठ नजर आ रहा है। तुम उस झूठे मक्कार समर्थ के साथ मिली हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रूही रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। आज रूही को जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही झूठ लग रही थी। उसका बचपन जो इतना अच्छा बीता था, अचानक से वो सब उसे किसी भयानक ख्वाब सा लगने लगा था। रूही कुछ देर वहां बैठी सोचती रही कि आखिर नंदिता ने ऐसा क्यों किया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी रूही का फोन बजा। फोन अमर का था। रूही ने फिर से अमर का फोन नहीं उठाया, पर जब बार बार अमर का फोन आने लगा तो रूही ने सोचा कि शायद कोई अर्जेंट काम होगा। उधर हॉस्पिटल में अमर रूही के फोन ना उठाने के कारण बहुत परेशान था। उसने फोन को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए खुद से ही कहा, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है रूही? तुम्हें मुझसे इतनी नाराजगी क्यों है? तभी अवनी अमर के पास आकर बोली, पापा, मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। अमर को शांत देखकर अवनी कुछ सोच कर बोली, आप मुझे अपना फोन दो, मैं मम्मा को फोन लगाकर पूछती हूँ कि वो कहाँ है। अमर ने बिना कुछ कहे फोन अवनी को थमा दिया। अवनी ने जैसे ही फोन लगाया, उधर से रूही ने फोन उठा लिया। फिर अवनी अपनी मासूम आवाज में रूही से बोली, मम्मा, आप अचानक से कहाँ चली गई? मुझे आपके पास आना है। अमर ने अपने मन में सोचा, अभी तो ये फोन नहीं उठा रही थी, अब अवनी के फोन करते ही उसे पता चल गया कि मैं नहीं, अवनी फोन कर रही थी। वाह, कमाल है ये लड़की भी। उधर रूही भी अवनी की मासूम सी आवाज सुनकर जैसे होश में आ गई थी। वो समझ गई थी कि ये वक्त अपने दुखों पर रोने का नहीं था, क्योंकि अभी वीर के साथ साथ उसके बच्चों को भी उसकी बहुत जरूरत थी। अवनी ने जितने प्यार से उससे बात की थी, उसे सुनकर रूही ने अपनी रोती हुई आवाज को ठीक करते हुए जवाब दिया, मैं किसी काम से बाहर आई थी बेटा, मम्मा बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। ये बोलकर रूही ने कॉल को कट कर दिया और हॉस्पिटल की ओर निकल गई। थोड़ी ही देर में रूही हॉस्पिटल पहुंच गई। अमर ने जब रूही को आते देखा, तब जाकर कहीं उसके मन को सुकून मिला, नहीं तो रूही के ऐसे अचानक कहीं जाने से उसका मन बेचैन हो उठा था। पर उसका ये सुकून थोड़ी ही देर में गायब हो गया। अमर ने देखा कि रूही का मुंह उतरा हुआ था और उसकी आंखें सूजी हुई थी। रूही से बात करने का सोचकर अमर उसके पास गया और रूही से बोला, रूही कहाँ थी तुम? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? सब ठीक तो है ना? रूही को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अमर ने रूही को बाजुओं से पकड़ा और उससे दोबारा थोड़ी तेज आवाज में बोला, रूही तुम कहाँ थी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अमर के ऐसे बोलने पर रूही एकदम से जैसे होश में आई और उसने अमर की ओर नजर उठाकर देखा, पर वो कुछ कह नहीं पाई। रूही ने बस अमर का हाथ अपनी बाजुओं से हटा दिया। अमर आगे कुछ और कहता, उससे पहले ही अवनी भागकर रूही के पास आते हुए बोली, मम्मा आप आ गई? रूही ने प्यार से अवनी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वीर के पास बैठे आरव के पास चली गई।
अमर रूही से बात करना चाहता था, पर रूही की ऐसी बेरुखी से उसे बहुत अजीब लग रहा था। अमर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर उसके साथ क्यों हो रहा था। रूही ने देखा तो वीर सो रहा था। रूही ने कुछ समय बच्चों के साथ बिताया। खेलते खेलते आरव और अपनी भी सो गए थे। रूही ने उन्हें पास के सोफे पर लिटाया और एक चादर उड़ाकर सुला दिया। अब रूही और अमर ही उस कमरे में थे जो जाग रहे थे। अमर कमरे के एक कोने में खड़ा होकर बस रूही को देख रहा था। अमर ने कुछ सोचा और रूही के पास आकर बोला, रूही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही ने अमर की बात को अनसुना कर दिया और अपना मुंह फेर लिया। अमर रूही के पास आकर बैठ गया और बोला, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम गई कहां थी और बात क्या है। तुम मुझे बताओगी कि तुम इतना नाराज क्यों हो मुझसे? रूही ने अमर की ओर देखा और हैरानी से बोली, आपको अभी भी ये जानना है कि मैं कहां गई थी? और मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी उसका जवाब आप देना जरूरी नहीं समझते हैं ना? अमर ने रूही की बात को ना समझते हुए कहा, रूही, मैंने तुमसे उसी वक्त बता दिया था कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अगर मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रहा हूं तो उसके बदले में तुम्हारा मुझसे सवाल करना जरूरी है क्या? मुझे लगा था कि दोपहर की बात दोपहर में खत्म हो गई, लेकिन नहीं, तुम तो उसे रबड़ की तरह खींचे जा रही हो। अमर की बात सुनकर रूही हैरान थी और रूही अमर की ओर देखते हुए बोली, आपको ये बात इतनी छोटी सी लगती है अमर, कि ये बात बिना जवाब के ही खत्म हो जाएगी? और आपने क्या कहा कि मैं बात को जबरदस्ती खींच रही हूं? अमर झल्ला कर रूही से बोला, रूही, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है, अब उसे मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई बहस नहीं करनी तुमसे। अमर के इस जवाब ने जैसे रूही के अंदर छिपे गुस्से को हवा दे दी थी। रूही भी गुस्सा कर अमर से बोली, मुझे लगता है कि मैंने ही गलत उम्मीद कर ली आपसे कि आप मुझे ये सब बताएंगे। खैर, मुझे भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी आपसे। ये बोलकर रूही वहां से निकल गई और सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। रूही की आंखों से आंसू निकलने लगे। रूही ने अपने सिर को अपने दोनों हाथों के बीच रखते हुए मन में सोचा, ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? भगवान, पहले वीर का एक्सीडेंट, फिर अमर और कनिका की ये तस्वीर, और अब माँ और समर्थ का एक साथ मिले होना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से मुझे मेरे सवालों के जवाब भी नहीं मिल पा रहे हैं कहीं से। मैं क्या करूं? ये सब सोचते हुए रूही वहीं बैठी हुई थी। अभी रूही बाहर ही थी कि वीर से मिलने कनिका आ गई। कनिका वीर के पास बैठे अमर के पास गई, जो कि अपना सिर झुकाकर बैठा था। कनिका ने अमर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमर, आप ठीक तो हैं? कनिका के ऐसे करने से अमर हड़बड़ा गया और उसने अपने कंधे से कनिका का हाथ हटा दिया और फिर खड़े होते हुए बोला, कनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका ने अनजान बनते हुए बड़े ही फिक्र वाले लहजे में अमर से कहा, मुझे बस अभी अभी पता चला कि वीर का एक्सीडेंट हो गया है। इस खबर को सुनते ही मैं भागते हुए यहाँ आ गई। आखिर ये सब कैसे हुआ? अमर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। सुबह तो घर से अच्छा भला निकला था और अचानक से न जाने क्या हुआ। हमें तो उस आदमी ने फोन करके बताया जो वीर को हॉस्पिटल लेकर आया था। कनिका ने सहानुभूति दिखाते हुए अमर से कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर इधर उधर देखते हुए कनिका अमर से बोली, रूही नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? क्या उसे पता नहीं कि उसका भाई ऐसी हालत में है? अमर ने मायूसी से जवाब देते हुए कहा, पता है उसे, वो यहीं कहीं होगी। कनिका ने जब अमर को ऐसे बात करते हुए सुना, वो समझ गई कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ हुआ था। उसने मौके का फायदा उठाना चाहा और गरम लोहे पर हथौड़ा मारते हुए बोली, उसे तो यहाँ होना चाहिए था, वीर के पास, बच्चों के पास और आपके पास, और वो ही यहाँ से गायब है। उसके भाई की देखभाल भी आप कर रहे हो। ये बोलकर कनिका को लगा कि कहीं उसने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। फिर उसने एक नजर अमर को देखा जो एकदम शांत था। कनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी मुस्कान छिपाते हुए कनिका दोबारा बोलने लगी, कोई बात नहीं अमर, आप टेंशन मत लो,
हो सकता है रूही परेशान हो, उसे कुछ अकेले टाइम चाहिए होगा। कनिका ने सोफे पर सो रहे बच्चों की ओर देखते हुए कहा, ये बेचारे बच्चे भी यहाँ हॉस्पिटल में परेशान हो रहे हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊं? कनिका ने ये बोल तो दिया था, पर उसे पता था कि अमर इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। कनिका की बात सुनने के बाद अमर कुछ सोच में पड़ गया। अमर ने सोचा कि अगर बच्चे कनिका के साथ चले जाते हैं तो ये उनके लिए भी ठीक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमर ये नहीं चाहता था कि बच्चों को अमर और रूही की बीच की लड़ाई या मनमुटाव का पता चले। और दूसरी बात, उसे रूही से बात करने के लिए अकेले में कुछ समय भी मिल जाता। थोड़ी देर बाद अमर कनिका से बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो कनिका, बच्चों को तुम अपने साथ ले जाओ, वो भी थोड़ा आराम कर लेंगे घर पर। अमर की बात सुनकर कनिका हैरान रह गई और उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने खुशी खुशी हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में बच्चे और वीर सोकर उठ गए। अमर अवनी और आरव के पास गया और उनसे बोला, बच्चों तुम दोनों कनिका आंटी के साथ घर जाओ और वहां जाकर आंटी को बिल्कुल परेशान नहीं करना। आरव ने अमर से कहा, पापा हमें आपके और मम्मा के पास रहना है, हमें नहीं जाना। अमर ने आरव और अवनी के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आप दोनों मेरे अच्छे बच्चे हो ना, तो अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानते हैं, ऐसे जिद करना गंदी बात है बेटा। आरव ने सिर झुकाकर हाँ कहा और फिर आरव और अवनी कनिका के साथ वहां से निकल गए। कनिका जब बच्चों को लेकर जा रही थी तो रूही ने उन्हें देख लिया और कनिका को रोकते हुए रूही बोली, छोड़ो मेरे बच्चों को। कनिका ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे? व्हाट अ जोक, जिन्हें कुछ दिन पहले तुम देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज वो अचानक से तुम्हारे बच्चे हो गए? हाँ, मैं बच्चों को घर ले जा रही हूँ अपने साथ। ये सुनकर रूही ने गुस्से से कनिका को देखा और फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, देखो कनिका, मुझे कोई तमाशा नहीं करना है। मेरा मेरे बच्चों से कैसा रिश्ता है इसका सर्टिफिकेट मुझे तुमसे नहीं चाहिए। और किसने दिया ये हक तुम्हें कि तुम मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाओ? कनिका ने इतराते हुए रूही से कहा, ये हक मुझे अमर ने दिया है। तुम्हें यकीन ना हो तो जाओ और अमर से पूछ लो, पर प्लीज अभी मेरा रास्ता छोड़ो। रूही ने जब ये सुना तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अमर कनिका को ये हक देगा। रूही एकदम से शांत हो गई और वो फटी आंखों से कनिका को देखने लग गई। कनिका को रूही की ये हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने आग में घी डालते हुए कहा, आज मैंने एक हक लिया है, कल तुम देखना तुम्हारे सारे हक मेरे होंगे। मैं तुम्हारी नाक के नीचे से अमर को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी और तुम ऐसे ही बुत बनी देखती रह जाओगी। कनिका ने ये कहा और आरव और अवनी को लेकर वहां से चली गई। रूही कनिका को जाते हुए देख रही थी। रूही का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। वो अमर से आज सारी बातें साफ कर लेना चाहती थी कि आखिर अमर चाहता क्या था। रूही गुस्से में अमर के पास चली गई। रूही को अपने सामने इतना गुस्से में देखकर अमर हैरान था। क्या रूही और अमर के बीच आई ये दूरियां बढ़ जाएंगी या फिर कनिका इसका फायदा उठाकर कोई नया जाल फेंकेगी? आखिर कैसे मिलेंगे रूही को उसके सवालों के जवाब? क्या रूही नंदिता से कोई सवाल कर पाएगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए रूही गुस्से में अमर के सामने खड़ी थी। उसका बस चलता तो वो अमर को तुरंत वहां से जाने के लिए बोल देती, क्योंकि इस वक्त रूही का खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। वो अमर की तरफ देखकर बोली, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस हक से तुमने कनिका के साथ बच्चों को भेजा? तुम्हें ये पता नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले कनिका ने क्या किया था? अमर उसकी तरफ देखकर बहुत धीरे से बोला, तुम ही बताओ रूही, मैं क्या करता? तुम मुझसे बात करने को तैयार नहीं हो और डॉक्टर बार बार मुझे बुला रहे थे, इसीलिए उस समय मुझे जो सही लगा मैंने किया। उसकी बात सुनकर रूही गुस्से से उसे देखकर बोली, अमर, तुम्हें तो बच्चे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, तो फिर तुमने इतनी प्यारी चीज उसके हाथों में कैसे सौंप दी? अमर कुछ बोलता इसके पहले ही रूही उसको देखकर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं
तुम्हें उस पर भरोसा होने लगा है और तुम्हें वो मन ही मन अच्छी लगने लगी है। रूही ने गुस्से में ये बोल तो दिया था, लेकिन अमर इसके लिए तैयार नहीं था। वो तेज आवाज में रूही को देखकर बोला, रूही, जुबान संभाल कर बात करो। गुस्से में तुम भूल गई हो कि तुम किससे बात कर रही हो और क्या बोल रही हो। जैसे ही अमर ने इतना कहा, तभी वहां एक नर्स आ गई और वो दोनों को देखकर गुस्से में बोली, क्या आप लोगों को थोड़ा भी लिहाज नहीं है? ये एक अस्पताल है, आपका बेडरूम नहीं। अगर आपको लड़ाई करनी है तो अपने घर पर जाकर कीजिए। आप कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं, आपको अंदाजा भी है? इतना बोलकर वो नर्स गुस्से में चली गई और अमर हॉस्पिटल से बाहर आ गया। रूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया था, इसीलिए वो वीर के पास जाकर बैठ गई। वीर, जो कि ये सब पहले ही सुन चुका था, रूही को देखकर धीरे से बोला, दीदी, आप जीजा पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रही थी? अगर उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। और वैसे भी बच्चों का यहाँ रहना सेफ नहीं था। यहाँ पर अजीब अजीब बीमारी वाले लोग आते हैं, न जाने कितनी वायरस बैक्टीरिया यहाँ होते हैं। ऐसे में इतने छोटे बच्चों को ज्यादा देर तक अस्पताल में रख भी तो नहीं सकते। वीर ने जब ऐसे कहा तो रूही उसकी तरफ देखकर बोली, वीर, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि वो कनिका मेरी फैमिली में इंटरफेयर करे। वीर रूही को देखकर बोला, लेकिन वो तो आपकी अच्छी दोस्त है ना, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? रूही वीर को देखकर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन फिर वो चुप हो गई और एक गहरी सांस भरते हुए उससे गुस्से में बोली, कनिका को छोड़ और तू मेरी बात सुन। वीर, आज के बाद तू बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। तुझे पता भी है मैं कितना घबरा गई थी जब वो फोन आया। और वैसे जा कहाँ रहा था तू? जब रूही ने ये कहा तो वीर कुछ नहीं बोला और उसने बात घुमा दी। तभी रूही वीर को देखकर बोली, वीर, मुझे तुझे एक बात बतानी है। आज मैंने नंदिता माँ को समर्थ के घर से निकलते हुए देखा। कुछ तो ऐसा है जो वो हम लोगों से छुपा रही है, और एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो किसी न किसी तरह से समर्थ से जुड़ी हुई है। रूही की बात सुनकर वीर उसे देखकर बोला, दीदी, आपको अच्छे से याद है ना, आपने नंदिता माँ को ही देखा था? रूही उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने देखा ही नहीं था, मैंने उनका पीछा भी किया था, और जब तक वो एनजीओ के अंदर नहीं गई मैं उनके पीछे ही थी। वीर, हमें किसी ना किसी तरह से नंदिता माँ के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। उसने जैसे ही वीर से इतना कहा तो उसकी नजर सामने से निकल रहे डॉक्टर पर गई, जो उसकी माँ का इलाज किया करते थे। रूही वीर को छोड़कर भागते हुए वो डॉक्टर के पास पहुंच गई। वो डॉक्टर रूही को ऐसे अपने सामने देखकर थोड़ा हैरान थे। रूही उन्हें देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, डॉक्टर नंदन, आप ही डॉक्टर नंदन है ना? रूही ने जब ऐसे सवाल किया तो वो उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए धीरे से बोले, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर नंदन हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? रूही उनकी तरफ देखकर बड़ी उत्सुकता से बोली, आपको याद है मेरी माँ का इलाज आपने किया था? उनका नाम नलिनी था। वो 28/3 पुरानी हवेली में रहती थी। अक्सर आप उन्हें उनकी हवेली में देखने जाते थे। जब रूही ने ऐसे कहा तो डॉक्टर नंदन कुछ सोचते हुए बोले, हाँ, याद है मुझे, लेकिन नलिनी जी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। रूही उन्हें देखकर बोली, सही कहा आपने, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत किस वजह से हुई इस बात से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। आपने उनका इलाज किया था, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन्हें क्या बीमारी थी और उन्हें क्या दवा दी जा रही थी? डॉक्टर रूही को देखकर बोले, उन्हें जो भी दवा दी जा रही थी वो नंदिता जी लेकर आती थी, और अगर आप उनकी बीमारी के बारे में जानना चाहती हैं तो उनकी फाइल शायद मेरे पास होगी, मैं आपको वो दे दूंगा। जैसे ही डॉक्टर ने इतना कहा तो रूही के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने नंदिता का नाम सुनकर अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि आज तक जो नंदिता ने उसके साथ किया और अब वो जो बातें नंदिता के खिलाफ सुन रही थी वो कहीं से भी मेल नहीं खा रही थी। रूही को ऐसा लग रहा था जैसे वो दो अलग अलग नंदिता को जानती थी। एक
वो जो हमेशा उसकी माँ बनकर उसके साथ रही, और एक वो जो एक मुखौटा पहनकर घूम रही थी, और उस मुखौटे के पीछे क्या था ये किसी को नहीं पता था। अमर हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। उसे रूही की बातें हर्ट कर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूही के सामने अपनी सफाई कैसे पेश करे, और वो इस वक्त रूही से लड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि रूही वीर की वजह से बहुत परेशान थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन निकाल कर देखा तो मिस्टर कौशिक का कॉल था। उसने जैसे ही फोन उठाया तो मिस्टर कौशिक उधर से थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोले, अमर, क्या तुम आज रात को मेरे पास आ सकते हो? देखो, ना मत बोलना, क्योंकि आज मुझे नहीं बल्कि मेरे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। अमर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, सर, सिर्फ हिसाब किताब जुड़वाने के लिए आप इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? ये सुनते ही मिस्टर कौशिक तेज आवाज में उससे बोले, अमर, वो सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, वो मेरा बिजनेस है। अब ये बताओ, तुम आज रात को आ सकते हो या नहीं? अमर धीरे से बोला, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर अमर ने फोन काट दिया और वो रूही के पास आकर खड़ा हो गया। रूही, जो कि अभी डॉक्टर की बातों में खोई हुई थी और नंदिता के दोहरे चेहरे के बारे में सोच रही थी, अचानक से अमर का हाथ अपने कंधे पर रखा हुआ देखकर चौंक गई। अमर उसे देखकर बोला, रूही, आई एम सॉरी, मुझे मेरे बॉस ने अभी बुलाया है और मुझे जाना होगा। रूही उसे देखकर एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली, तो जाओ ना, वैसे भी मैंने अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ना सीख लिया है। अमर रूही की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोला, तुम इतनी छोटी सी बात को क्यों खींच रही हो रूही? देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। रूही उसे देखकर गुस्से से बोली, अमर, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुमने जो करना था तुम कर चुके हो। तुमने बच्चों को कनिका के साथ भेज दिया, जबकि तुम अच्छे से जानते थे कि मुझे ये पसंद नहीं आएगा। अब क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं बच्चों को भी नहीं संभाल पाऊंगी? अमर अपनी आंखें बंद करते हुए परेशान होकर बोला, रूही, मैंने ये कब कहा कि तुम बच्चों को नहीं संभाल सकती? मैंने तो सिर्फ इतना सोचा कि वीर को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है और तुम एक साथ 3 लोगों को संभाल नहीं पाओगी। बस इसीलिए मैंने बच्चों को कनिका के साथ भेज दिया। रूही अमर का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारे बॉस ने बुलाया था ना, तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें देर हो रही होगी। इतना बोलकर रूही वहां से चली गई, लेकिन अमर रूही को गुस्से में जाता हुआ देख रहा था। वो मन ही मन बोलने लगा, रूही, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो और तुमने जो भी बोला वो गुस्से में बोला। इस वक्त तुम परेशान हो और मुझे अपने पास न देखकर तुम्हें हर्ट हुआ है। मैं सब समझता हूँ रूही, और देखना, जल्दी ही सब कुछ सही कर दूंगा। इतना बोलकर वो बाहर गया और अपनी कार में बैठकर नासिक के लिए निकल गया। कुछ घंटों बाद वो जैसे ही मिस्टर कौशिक के ऑफिस पहुंचा तो वो एकदम शॉक रह गया। उसके सामने वो 3 लोग बैठे थे जो ब्लैक टाइगर के बहुत ही खास आदमी थे और जिन्हें अमर ने एक बार लगभग पकड़ लिया था। मिस्टर कौशिक अमर की तरफ हंसते हुए देखे, मुझे पता था तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे। मैंने कहा था ना तुमसे, आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि मेरे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। ये देखो, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें इतनी रात को यहाँ आना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इतना कहा तो वो तीनों आदमी अमर को देख रहे थे। वो थोड़ा सा सहम गए और अमर उन्हें देखकर गुस्से में भर गया। मिस्टर कौशिक आगे कुछ बोलते इसके पहले ही अमर उस ऑफिस से बाहर चला गया और जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। मिस्टर कौशिक अमर के पीछे पीछे उसके पास गए और उसे देखकर बोले, क्या हुआ अमर, तुम इस तरह से बाहर क्यों चले आए? अमर मिस्टर कौशिक को देखकर गुस्से में बोला, सॉरी सर, लेकिन मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपको पता भी है ये लोग नॉर्मल नहीं है, ये क्रिमिनल है और मैं इनका साथ कभी नहीं दे सकता। मिस्टर कौशिक अमर को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अमर, अब तुम उस नौकरी में नहीं हो, इसीलिए तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अमर को मिस्टर कौशिक की बात पर गुस्सा आ गया और वो उन्हें देखते हुए बोला, भले ही मैं उस नौकरी में नहीं हूँ,
लेकिन मैं जिस देश में रहता हूँ उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मिस्टर कौशिक अमर के कॉलर पर हाथ रखते हुए एक वाइल्ड हंसी हंसते हुए बोले, देखो अमर, मेरा धंधा कुछ ऐसा है कि मुझे क्रिमिनल्स की भी जरूरत पड़ती है और पुजारी की भी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास एक काम रहे और तुम्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, तो फिलहाल तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है। मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूँ। आधा घंटा है तुम्हारे पास। और इतना बोलकर मिस्टर कौशिक वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद अमर अपना सिर झुकाते हुए मिस्टर कौशिक के ऑफिस में एंटर हो गया। मिस्टर कौशिक उसे देखकर हंसते हुए बोले, काफी समझदार हो गए हो तुम अमर, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आओ बैठो। अमर सामने रखी कुर्सी पर बैठ तो गया और उसने काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका वजूद मर गया था। वो लोग जो अमर को देखते ही डर जाते थे, आज वो अमर के बराबर पर बैठे उससे बात कर रहे थे। अमर ने जल्दी जल्दी अपना काम पूरा किया और वो आज मिस्टर कौशिक से कुछ भी बिना बोले वापस घर के लिए निकल गया। अगली सुबह वीर को डिस्चार्ज कराने के बाद रूही उसे घर ले आई थी। वीर को दवा देकर उसे सुलाने के बाद रूही 2 मिनट के लिए कुछ सोचती रही और फिर अचानक से उठकर बिल्डिंग के बाहर चली गई। वो तेज कदमों के साथ नंदिता के एनजीओ के लिए बढ़ रही थी। आज वो किसी भी हालत में नंदिता से सारे जवाब लेने जा रही थी। कुछ ही देर बाद रूही नंदिता के एनजीओ में पहुंच चुकी थी। सुबह का वक्त था, सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे, इसीलिए किसी का ध्यान रूही पर नहीं गया। रूही ने इधर उधर नंदिता को देखा और फिर अंदर उसके कमरे की तरफ जाने लगी। जब रूही नंदिता के कमरे में पहुंची तो नंदिता भी वहां नहीं थी, लेकिन नंदिता की अलमारी रखी हुई थी, जिसे रूही ने एक बार दरवाजे से बाहर की तरफ देखा और वहां किसी को ना देखकर रूही तुरंत अलमारी के पास पहुंच गई और उसने वो अलमारी खोल दी। वो जल्दी जल्दी उसमें कुछ ढूंढ रही थी और जैसे ही उसने लॉकर का ताला खोला तो उसमें वो ही दवाइयां रखी थी जो माँ को दी जा रही थी। ये देखकर रूही एकदम शॉक्ड रह गई। क्या नंदिता रूही को सच बताएगी या फिर नंदिता रूही के साथ भी उसकी माँ की तरह ही कुछ गलत करेगी? और क्या था मिस्टर कौशिक के बिजनेस का राज? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुश्किल। रूही ने जैसे ही लॉकर की उन दवाइयों को देखा तो अपनी जगह पर एकदम जम सी गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक कहानी थी और रूही उस कहानी का एकमात्र हिस्सा थी, क्योंकि असली जिंदगी में तो नंदिता कुछ और ही थी। रूही ने जैसे ही उन दवाओं को अपने हाथों में लिया तो पीछे से एक आवाज आई जो कि नंदिता की थी। नंदिता गुस्से से रूही से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरे लॉकर को खोलकर? आज नंदिता ने पहली बार रूही से इतनी तेज आवाज में बात की थी। रूही मुड़कर नंदिता की तरफ खड़ी हो गई और उसे वो दवाइयां दिखाते हुए बोली, ये दवाइयां आपके पास क्या कर रही है माँ? मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है। नंदिता गुस्से से रूही की तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ कुछ चुराने आई थी ना, और जब मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम इन दवाइयों का बहाना बना रही हो। रूही को नंदिता की बात पर बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो आगे बढ़ते हुए बोली, माँ बात को इधर उधर मत घुमाइए, ये बताइए आपके पास ये दवा कहाँ से आई और आपने इस लॉकर में इन्हें क्यों रखा हुआ था? बताइए क्या छुपाना चाहती हैं आप मुझसे, बताइए माँ। नंदिता रूही के हाथ से वो दवाइयां छीनते हुए बोली, ये मेरी है और मैं अपनी चीजों को कहाँ रखूंगी और कहाँ नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगी। ये सुनकर रूही उनकी तरफ देखकर बोली, ठीक है, आपको दवाइयों के बारे में नहीं बताना है ना, मत बताइए, मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि इसका असली सच मुझे पता है। लेकिन आप ये बताइए कि आप कल समर्थ के घर में क्या कर रही थी? जैसे ही रूही ने इतना कहा तो नंदिता के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से रूही को देखकर बोली, तुम होती कौन हो मुझसे इतने सवाल करने वाली? रूही नंदिता को देखकर बोली, आपने ही मुझे अपनी बेटी बोला था ना, तो आज आपकी बेटी अपनी माँ से ये सवाल पूछ रही है, बताइए माँ,
क्यों गई थी आप उसके घर में जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी? नंदिता गुस्से से रूही को देखते हुए बोली, रूही, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ और मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी भी नहीं समझती। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोचो और बोलो, लेकिन इस एनजीओ से बाहर जाकर और आज के बाद यहाँ दिखना भी मत। रूही सामने पड़े बेड पर बैठ गई और उनकी तरफ देखकर अपने अड़े हुए अंदाज में बोली, अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब आप मुझे सारी कहानी सच सच बताएंगी, क्योंकि मैंने 3 बार आपको रंगे हाथों पकड़ा है और उन 3 बार में हर बार कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में ऐसा गया है जो कि मेरे ही खिलाफ था। इसीलिए आज आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। नंदिता रूही की तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? और उसने बाहर की तरफ देखकर अपने मैनेजर को आवाज लगाई। थोड़ी देर में मैनेजर नंदिता के सामने था। नंदिता रूही की तरफ इशारा करते हुए उसे बोली, 2 मिनट के अंदर ये लड़की मुझे रोड पर दिखनी चाहिए। जैसे ही नंदिता ने इतना कहा तो वहां स्टाफ की कुछ लड़कियां आ गई और उन्होंने रूही को जबरदस्ती दोनों हाथों से पकड़कर एनजीओ से बाहर निकाल दिया। रूही को उन लोगों ने इतनी तेज धक्का मारा कि वो रोड पर गिर गई और उसने जब अपना चेहरा उठाकर सामने की तरफ देखा तो नंदिता अपने खुले बालों में उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे किसी मूवी का विलन अपनी सच्चाई बाहर आने पर बिल्कुल निडर होकर सामने आ जाता है। तभी तेज बिजली कड़की और जोर की बारिश होने लगी। रूही भीग रही थी और सामने खड़ी नंदिता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ये देखकर रूही मन ही मन में जान चुकी थी कि आज तक नंदिता जैसी दिखती आ रही थी वो असलियत में वैसी नहीं थी। रूही ने खुद को संभाला और वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज तक जिसे अपनी असली माँ से भी ज्यादा बढ़कर मानती थी वो एक 2 मुंह वाली नागिन थी। रूही जब घर पहुंची तो वो पूरी भीगी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल मायूस था। उसे ऐसे देखकर दोनों बच्चे उसके पास भागते हुए आए और आरव ने उसे टॉवल देते हुए कहा, माँ, आप बहुत भीग गए हो, प्लीज आप कपड़े बदल लो वरना आप भी हमारी तरह बीमार हो जाओगे। आरव के इतना बोलते ही रूही को होश आया कि वो अब घर आ चुकी थी। उसने आरव के हाथ से टॉवल ले लिया और बाथरूम में चली गई, लेकिन अभी भी रूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो एक मशीन की तरह सब कुछ करती जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से बंद था। रूही कपड़े बदलकर बाहर आई तभी उसने देखा कि उसका फोन बार बार बजता जा रहा था। उसने फोन देखा तो उसे याद आया कि आज उसने कुछ केक्स के ऑर्डर लिए थे जो उसे 2 बजे के पहले डिलीवर करने थे। इसीलिए वो बच्चों को लेकर तुरंत बेकरी पहुंच गई और वो बच्चे भी उसके साथ ही थे। केक डिलीवर करने के बाद रूही ने देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। उसे याद आया कि ये तो वीर की दवा का टाइम था, इसीलिए वो बच्चों के साथ घर के लिए निकल गई। उधर अमर भी आ चुका था। वो अभी कपड़े बदल रहा था कि तभी पीछे से कनिका आ गई और कनिका गेट के पास खड़े होकर एकटक अमर को कपड़े बदलते हुए देखे जा रही थी। अमर अपनी ही धुन में था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वो एकदम से घबरा गया और जल्दी से शर्ट पहनते हुए बोला, तुम कब आई? कनिका धीरे धीरे उसके पास आते हुए बोली, जब तुम अपने बदन से एक एक कपड़ा उतार कर रख रहे थे तभी। उसकी बात सुनकर अमर ने अपना सिर नीचे कर लिया और वो कमरे से बाहर जाने लगा। तभी कनिका उसे देखकर बोली, अमर, मुझे पानी मिल सकता है क्या? अमर 2 सेकंड रुका और फिर उसे देखकर बोला, रुको, मैं लाता हूं तुम्हारे लिए पानी। और इतना बोलकर वो किचन में पानी लेने चला गया। कनिका खिड़की पर खड़ी थी और तभी उसने देखा कि रूही घर की तरफ आ रही थी और ये इतना अच्छा मौका कनिका नहीं छोड़ सकती थी। अमर जैसे ही उसके पास पानी लेकर आया तो पानी का ग्लास पकड़ते ही कनिका ने बेहोश होने का नाटक किया और वो अमर की गोद में गिर गई। अमर उसे संभालता या कुछ समझ पाता इसके पहले ही रूही ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो कनिका एकदम से
आंख खोलकर खड़ी हो गई और अमर को देखकर बोली, अमर, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? कनिका की बात सुनकर अमर उसे गुस्से से देखकर बोला, ये क्या बोल रही हो कनिका? तुम बेहोश होकर गिरने वाली थी। मैंने तुम्हें संभाला है, तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। कनिका रूही को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं अमर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना बोलकर वो बच्चों के पास आ गई। रूही कनिका को इतने छोटे टॉप में अमर की बाहों में देखकर खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन इस बार कनिका और अमर को ऐसे देखकर न जाने क्यों उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो पहले से और ज्यादा टूट गई थी। अमर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता, इसके पहले ही वो मुड़कर वीर के कमरे में चली गई। रूही वीर के सिरहाने में बैठकर उसके हाथों में दवा रखते हुए बोली, वीर, बस कुछ दिन और, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। रूही ने जब ये बात बोली तो उसे पता था कि अमर उसके पीछे खड़ा था और वो अमर को बताना चाहती थी कि अब वो उसकी जिंदगी से दूर होने वाली थी। वीर हैरानी से रूही को देखकर बोला, लेकिन दीदी, हम कहाँ जाएंगे और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? रूही वीर को देखकर अपना गुस्सा छिपाते हुए बोली, मैंने जितना कहा उतना सुनो, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर वो दवा वहीं रखकर रूम से बाहर चली गई। अमर उसके पीछे पीछे आते हुए उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन रूही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी अमर ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे देखकर बोला, देखो रूही, तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ? रूही बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, देखो अमर, मैं कनिका के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती। उसे वैसे भी मेरी और तुम्हारी लड़ाई में मजा आने लगा है, तो मैं उसको एक और मौका नहीं देना चाहती कि वो खुश हो। इसीलिए अभी मुझसे इस बारे में बात मत करो। अमर रूही को एक कोने में ले गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन मुझे अभी तुमसे बात करनी है। देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और तुम है। एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो। रूही उसे देखकर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अमर, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। मुझे भी हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? मैं क्यों कभी किसी लड़के की गोद में नहीं गिर जाती? आज तक तुम्हें तो मुझ पर शक नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं होती ये सब चीजें? रूही ने जब ये कहा तो अमर के हाथ की पकड़ ढीली हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि रूही उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती थी, जबकि वो तो इतने अच्छे से उसको जानती थी। जैसे ही अमर ने उसका हाथ छोड़ा तो रूही गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन कनिका दीवार के पीछे खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी और वो ये सब देखकर मुस्कुराकर अपने मन में बोली, कुछ तो असर हो रहा है मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स का। अब देखना, एक दिन ऐसे ही तिल तिल जोड़कर पहाड़ बना दूंगी। और वो अपने मन में इतना बोलकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में ड्राई फ्रूट्स के कुछ बैग लेकर वीर के कमरे में पहुंच गई और वीर को देखकर उसका हमदर्द बनते हुए बड़ा मायूस होकर उससे बोली, वीर, मेरे भाई, कैसे हो गया ये सब? वीर कनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं दीदी, मैं तो देखकर ही चल रहा था। कनिका वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए वो फ्रूट्स के बैग रखकर बोली, कोई बात नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स लाई हूँ जिन्हें खाकर तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे, और फिर डॉक्टर्स तो हैं ही। कनिका की बात सुनकर वीर ने हाँ में सिर हिलाया। तभी कनिका अपने बैग से एक पैकेट निकालते हुए वीर को देते हुए बोली, इसे चुपचाप अपने पास रख लो, और हाँ, अपनी दीदी को मत दिखाना, वरना वो फिर से मुझ पर चिल्लाएगी, क्योंकि उसे तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है। कनिका की बात सुनकर वीर उस बॉक्स को खोलते हुए बोला, लेकिन दीदी, इसमें है क्या? और उसने इतना कहते हुए जैसे ही बॉक्स खोला तो उसमें एक फोन रखा हुआ था। उस फोन को देखकर वीर मानो अपनी सारी चोट भूल गया और खुशी से उछलने वाला था कि तभी कनिका ने उसे पकड़ लिया। वीर कनिका की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोला, दीदी, ये इतना महंगा फोन आप मेरे लिए लाई हो? कनिका ने उसकी बात पर अपनी आंखें बंद करके हाँ में इशारा किया, लेकिन वीर की खुशी अगले ही पल गायब सी हो गई और वो कनिका को वो बॉक्स वापस देते हुए बोला,
दीदी, मैं ये नहीं ले सकता। कनिका उसे देखकर हैरानी से बोली, लेकिन क्यों वीर? अभी तो तुम इतने खुश थे, तुम्हें यही फोन तो चाहिए था ना? वीर उसे देखकर बोला, हाँ, मैं इसे देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे यही फोन चाहिए भी था। लेकिन आपको पता है ना कि अगर रूही दीदी को पता चला तो वो मेरा क्या हाल करेंगी? कनिका वीर को आंख दिखाते हुए बोली, देख वीर, मैं भी तेरी बहन जैसी हूँ। वो बात अलग है कि आजकल रूही पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे और तेरे रिश्ते में भी दरार आएगी। बचपन से मैं तुझे जानती हूँ। भूल गया जब मैं तेरे लिए कपड़े और टॉयज लाती थी, तब तो तू ऐसे कभी नहीं बोलता था। अब आज बड़ा हो गया है तो मुझे ऐसे बोलेगा? वीर कनिका की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। कनिका वीर की बात ना सुनते हुए वो बॉक्स उसके पास रखते हुए बोली, ये फोन मैं तुम्हारे पास रखकर जा रही हूँ, इसे छुपा कर रखना। जब तुम्हारी दीदी का मूड सही हो तब उन्हें बता देना, और चिंता मत करो, ये सीक्रेट मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगा। कनिका आगे कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसे समर्थ का कॉल आ गया और वो वीर के पास से तुरंत उठकर बाहर आ गई। समर्थ कनिका पर गुस्सा करते हुए बोला, पहला काम तो तुमने बिगाड़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें एक बार बख्श कर दूसरा मौका दिया है। अब आज जो करने गई हो उसे करके आना, वरना वापस मत आना। और इतना बोलकर समर्थ ने फोन काट दिया। क्या करने आई थी कनिका यहाँ, और क्या सुधर पाएंगे रूही और अमर के रिश्ते? क्या समझा पाएगा अमर रूही को अपनी बात? ये जानने के लिए सुनते रहिए। के बाद कनिका के समर्थ से बात करने के बाद कनिका के पास अब आखिरी मौका था कि वो खुद को समर्थ की नजरों में सही साबित करे और इस प्लान का हिस्सा बनी रहे। इसीलिए कनिका फोन काटकर अंदर फिर से वीर के पास आ गई। वीर अभी लेटा हुआ था। कनिका उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करते हुए धीरे से बोली, वीर, तुम अब 20 साल के हो गए हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहिए? वीर कनिका को देखते हुए बोला, दीदी, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त हालात सही नहीं है और मैं अपनी हरकतों की वजह से अपनी बहन को मुश्किलों में नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं घर पर ही रहता हूँ। कनिका उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, वीर, मैं तुम्हारी और रूही दोनों की परेशानी बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए रूही के लाख गुस्सा करने के बाद भी मैं तुम लोगों से मिलने आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त तुम लोगों को मेरी जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वीर कनिका को देखते हुए थोड़ा संकोच करते हुए बोला, दीदी, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं। अगर रूही दीदी को पता चला कि मैं आपका सहारा लेकर आगे बढ़ रहा हूँ तो वो नाराज हो जाएगी, क्योंकि आप तो जानती ही हैं, वो हमेशा से ही अपना काम खुद करने पर विश्वास करती है और उन्होंने मुझे भी यही सिखाया है। कनिका वीर की बात सुनकर उसे समझाते हुए बोली, देखो वीर, ये चांस तुम्हारी जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। मैं तुम्हारी सेफ्टी की पूरी गारंटी देती हूँ और मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी फीस से लेकर तुम्हारे हॉस्टल का खर्चा सारा मैं उठाऊंगी। वीर के मन में एक बार को आया कि वो कनिका से पूछ ले कि वो इतना सब कहाँ से करेगी, क्योंकि वीर अच्छे से जानता था कि कनिका के पापा का बिजनेस इस टाइम सही से नहीं चल रहा है। वो कनिका की तरफ देखकर बोलता, इसके पहले ही कनिका जल्दी में उससे बोली, देखो, फिर तुम्हारे पास बहुत कम समय है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं और कॉलेज में सिर्फ एक ही सीट खाली है। मेरे अंकल की कुछ जान पहचान है वहां, अगर तुम हाँ करते हो तो मैं वहां तुम्हारे एडमिशन की बात कर सकती हूँ। वीर कनिका की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन रूही दीदी। कनिका वीर की बात पर झल्ला गई और उसे देखकर बोली, वीर, बाहर निकलो अपनी दीदी के पल्लू से। अब तुम 20 साल के हो गए हो, तुम्हारे भी अपने सपने हैं, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। रूही अभी तक तुम्हें आरव और अवनी की तरह समझती है। तुम्हें खुद अपने लिए बोलना होगा और अपना डिसीजन लेना होगा। तुम ही देखो ना वीर, आज तुम्हारे दोस्त कहाँ पर पहुंच गए हैं और वो तुमसे कितना आगे हैं, और तुम अपनी बहन की वजह से कहाँ पड़े हुए हो। और इतना बोलकर कनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर उसे देखकर बाहर जाते हुए बोली, वीर, मैं कल फिर से आऊंगी। अगर तुम अपनी आगे की लाइफ अच्छी चाहते हो तो तुम अपना बैग पैक रखना
और इसके लिए अगर तुम्हें रूही से झगड़ा करना भी पड़े तो डरना मत, क्योंकि अपना हक लेने में कुछ गलत नहीं होता। और इतना बोलकर कनिका उस रूम से बाहर चली गई। कनिका के जाने के बाद वीर सोच में पड़ा हुआ था कि वो करे तो क्या करे। शाम हो रही थी। रूही और बच्चों के साथ अमर भी बेकरी पर था। वो रूही की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही उससे बात करने को तैयार नहीं थी। काम करते वक्त रूही का हाथ अमर के हाथ से टच हुआ। उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अमर से बात करे, उसके पास रहे, लेकिन उसने अभी अभी जो देखा उसके बाद वो सिर्फ अपने दिमाग की सुन रही थी और उसे अमर पर गुस्सा आ रहा था। अभी रूही काम ही कर रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने एक प्लेट आ गई जिसमें सैंडविच रखा हुआ था। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो बगल में अमर खड़ा था। अमर उसकी तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं खाया है तुमने सुबह से, लो इसे खाओ और अपना गुस्सा शांत करो। रूही गुस्से में अमर को देखते हुए उससे कुछ कहती, इसके पहले अमर बहुत धीरे से उससे बोला, रूही मैं जानता हूँ जब तुम्हें भूख लगती है ना तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता और ना ही कुछ समझ में आता है, इसीलिए पहले अपनी भूख शांत करो, फिर मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो रूही एकटक उसको 2 मिनट तक देखती रही और फिर उसने बच्चों की तरह उस प्लेट से सैंडविच उठा लिया और एक कोने में बैठकर उसे खाने लगी। सचमुच रूही को भूख बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन अमर को उसकी आदतें धीरे धीरे कैसे पता चल रही थी उसे समझ में नहीं आ रहा था। अमर की बात पर अंदर से रूही को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि आज अमर उसके साथ ऐसे पेश आया था जैसे वो बरसों से रूही को जानता हो और उसकी हर छोटी मोटी बात नोटिस करता हो। बच्चे बाहर खेल रहे थे और बेकरी के किचन में अमर और रूही एकदम अकेले थे। सैंडविच खाते हुए न जाने क्यों रूही की आंखें भर आई और वो अपनी भरी आंखों से अमर की तरफ देखते हुए बोली, अमर मैं जानती हूँ कि तुम वैसे नहीं हो जैसा आज मैंने तुम्हें गुस्से में बोला, लेकिन रूही आगे कुछ बोलती इसके पहले अमर उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर बहुत धीरे से उसकी आंखों में भरे आंसू अपनी उंगली से पोंछते हुए बोला, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उस वक्त तुम क्या सोच रही थी और तुमने क्या महसूस किया। रूही को अमर से इस बात की उम्मीद नहीं थी। अमर इतना समझदार था ये रूही को आज पता चला था। उसे तो लगा था उसके और अमर के बीच में बहस होगी, अमर अपनी सफाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो पहले ही रूही की हर बात समझ गया। रूही अमर की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, अमर कनिका ऐसी नहीं थी, न जाने उसको क्या हो गया है। वो मुझे जलाने की कोशिश करती है, मुझसे मेरी खुशियां छीनने की कोशिश करती है। अब वो मेरी पहले वाली दोस्त नहीं रही है, अमर वो बदल चुकी है। अमर रूही को शांत करते हुए बोला, मैं समझता हूँ रूही, और मैं उससे कम से कम बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हर बार हमारे घर पर आ जाती है और हम ऐसे किसी को भी अपने घर से भगा नहीं सकते। रूही उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, लेकिन मुझे अब उसकी हरकतों से बहुत डर लगने लगा है। उसकी वजह से हमारे बीच लड़ाइयां होने लगी हैं और ये सब सही नहीं है अमर, हमारे रिश्ते के लिए। अमर रूही को परेशान देखकर उसके सिर पर हाथ रखकर बहुत प्यार से उसे देखते हुए बोला, रूही हमारा रिश्ता क्या है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई तीसरा हमारे बीच में आकर भले ही हमारी लड़ाई करा दे, लेकिन वो हमें अलग नहीं कर सकता। और इतना बोलने के बाद वो रूही को हक करने वाला था कि तभी बच्चे भागते हुए किचन में आ गए और वो उन दोनों को ऐसे देखकर एकदम से चुप खड़े हो गए। तभी रूही बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ तुम दोनों को, आओ हमारे पास आओ। जब रूही ने मुस्कुराते हुए ऐसे कहा तो बच्चे भी भागकर उनके पास आ गए और उन चारों ने एक दूसरे को हक कर लिया। अमर धीरे से रूही के कान में फुसफुसाते हुए बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद बाय मिस्टेक भी तुम्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं कनिका से अवेयर रहूंगा। जब अमर ने ऐसे कहा तो रूही उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उधर कनिका समर्थ के जले हुए घर पर समर्थ और नंदिता के साथ बैठी हुई थी। समर्थ उसे देखकर बोला,
क्या कहा वीर ने? वो तुम्हारी बात के लिए तैयार हुआ कि नहीं? कनिका उन दोनों को देखकर थोड़ा झिझकते हुए बोली। उसने मुझे साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बातों का असर उस पर हुआ जरूर होगा। समर्थ, जो अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए बैठा था, उस ग्लास को कनिका के बिल्कुल पास फेंकते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, ये करके आई हो तुम वहां? और फिर वो कनिका के बिल्कुल पास आ गया और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि वीर को अपने साथ लेकर आना। आज के आज ही ये हो जाना चाहिए था और तुम उसका जवाब तक नहीं ला पाई। इसके बाद वो कनिका को छोड़कर अपने सिर पर हाथ रखकर घूमते हुए बोला, मैंने भी किस लड़की पर भरोसा किया। और फिर अगले ही पल वो गुस्से से कनिका की तरफ मुड़ गया और उसे घूरते हुए बोला, मुझे लगता है तुमसे ज्यादा तमीज तो आरव और अवनी में होगी, इडियट। नंदिता अपनी जगह से खड़ी हुई और समर्थ को समझाते हुए बोली, तुम बहुत हड़बड़ा रहे हो। हम रूही को उसके भाई से अलग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। समर्थ नंदिता की बात पर उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, आप तो ये सब बात नहीं करिए। आपने जो किया है वो मैं देख चुका हूँ, कैसे पूरी पोल एक बार में खुल गई आपकी। और आप वक्त की बात कर रही हैं। कितना वक्त बचा है हमारे पास? दिन पर दिन वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, बल्कि हम अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। समर्थ इतना बोलकर अपनी चेयर पर जाकर वापस बैठ गया। तभी कनिका डरते हुए धीरे से उससे बोली, समर्थ, तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करो, वीर मेरे साथ जरूर आएगा। समर्थ कनिका की बात सुनकर फिर से उस पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम पर भरोसा तो मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम दोनों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमें कैसे भी करके वीर और रूही के बीच में फूट डालनी होगी, क्योंकि वो दोनों भाई बहन मारने, पीटने और धमकाने से प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने हैं तो उन दोनों में से एक का भरोसा जीतना होगा। और वीर अभी छोटा है, वो हमारी बातों में आसानी से आ जाएगा। और ये काम तुम दोनों में से कोई भी करे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अब प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। रात के वक्त रूही और अमर बच्चों के साथ घर वापस आ रहे थे और आज रूही की बेकरी में केक्स ज्यादा डिलीवर हुए थे, इसीलिए रूही ने आज सभी के लिए बाहर से खाना पैक कराया था और उसने स्पेशल वीर की पसंद का खाना अलग से उसके लिए पैक कराया था। उसे पता था वीर इस वक्त ठीक नहीं है और उसने कई दिनों से अपना फेवरेट फूड भी नहीं खाया है। रूही बड़ी खुशी के साथ वीर के कमरे में पहुंची और उसे देखकर बोली, वीर, तुझे याद है एक बार हम लोग साइकिल चलाते हुए गिर गए थे और हमें कितनी चोट आई थी? फिर पापा हमें हमारा फेवरेट फूड खिलाने मारवाड़ी रेस्टोरेंट ले गए थे और वहां की थाली तुझे इतनी पसंद आई थी कि तू अपना सारा दर्द भूल गया था। देख, मैं वही थाली तेरे लिए पैक करा कर लाई हूँ। और इतना बोलकर वो वीर के सिर पर उसके बालों को सहलाते हुए हंसकर बोली, देखना, आज बचपन की तरह फिर से तेरा दर्द कम हो जाएगा। इतना बोलकर वो खुशी खुशी थाली खोल ही रही थी कि तभी वीर बिल्कुल सख्त आवाज में उससे बोल पड़ा, दीदी, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। रूही के हाथ अचानक से रुक गए और वो वीर की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वीर, देख, मुझे इतना गंदा मजाक पसंद नहीं है, और वो भी तब जब मैं इतने अच्छे मूड में तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वीर उसकी तरफ देखकर बिल्कुल सीरियस होकर बोला, दीदी, मैं सच में कल जा रहा हूँ। मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और मैं वहीं हॉस्टल में रहूंगा। जैसे ही वीर ने इतना कहा तो रूही के हाथ से थाली छूट गई और कपड़ों पर खाना फैल गया। रूही अमर की तरफ देखकर जोर से बोली, सुन रहे हो तुम? ये क्या बोल रहा है? ये कल हमें छोड़कर जा रहा है और ये इतना बड़ा फैसला ये अकेले ही ले चुका है, वो भी इस हालत में जब उसे इतनी चोट लगी है। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो अमर भी उसके पास आ गया और वीर को हैरानी से देखने लगा और उससे बोला, वीर, कल तक तो सब ठीक था, फिर आज अचानक से ये सब कैसे? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम अपना एडमिशन करा सको? वीर अमर को देखकर बोला, ये सब मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा है कि वो मेरा एडमिशन करा देगा और बस कल मैं उसके साथ यहाँ से जा रहा हूँ।
जैसे ही वीर ने इतनी बदतमीजी से अमर से बात की तो रूही उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, वीर, तुम कैसे बात कर रहे हो अमर से? और तुम्हें अचानक से हुआ क्या है? क्या चला जाएगा वीर रूही को छोड़कर? और कैसे पता लगेगी रूही को कनिका की चाल? जानने के लिए सुनते रहिए। अपनी बात पर अड़ा हुआ वीर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। रूही उसे देखकर बोली, ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाता है मुझे छोड़कर। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो वीर को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से रूही को देखकर बोला, आप क्या जिंदगी भर मुझे अपने पल्लू में बांध कर रखोगी? देखो दीदी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है। वीर की बात सुनकर अमर उसे देखकर बोला, लेकिन वीर, जब अभी कुछ दिन पहले जब मैंने तुमसे एडमिशन की बात की थी तब तो तुमने साफ मना कर दिया था। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो वीर अमर की तरफ देखकर बोला, क्योंकि मैं अब आप लोगों का एहसान नहीं लेना चाहता। मुझे पता है मैं आप लोगों पर बोझ बना हुआ हूँ। अमर और रूही वीर की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान थे। अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा वीर उनके सामने बैठा है। रूही वीर को अपने गले लगाते हुए बोली, कैसी बात कर रहा है तू वीर? तू मेरा भाई है, मेरा खून है, और तू मुझ पर बोझ क्यों होगा? माँ से ज्यादा मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया है। एक तरह से देखा जाए तो मैंने तुम्हें पाला है। जैसे मेरे लिए अवनी और आरव हैं, वैसे तुम भी हो। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो वीर दूर होते हुए बोला, यही तो दिक्कत है ना दीदी, अवनी और आरव के साथ आप मुझे भी 8 साल का बच्चा समझती हो। दीदी, मेरे सारे दोस्त कहां से कहां पहुंच गए हैं, आपको पता भी है। और मैं अब और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता आप दोनों से, लेकिन ये बात सच है कि मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वीर ने अपने चेहरे पर चादर डाल ली और वो करवट लेकर लेट गया। रूही रोते हुए अमर को देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वीर को अचानक से क्या हो गया है और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन वीर तो कनिका की रटी रटाई बातें बोल रहा था। वो अभी इतना मैच्योर नहीं था कि कनिका की चाल को समझ सके और रूही के प्यार को जान सके। वो सिर्फ अपने दोस्तों की होड़ में लगा हुआ था और कनिका ने उसकी इस बात पर और धार रख दी थी। कुछ देर तक रूही जमी सी वीर के सिरहाने बैठी रही, लेकिन फिर अमर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी आंखों से चलने का इशारा किया। अवनी और आरव सो चुके थे, इसीलिए रूही कमरे में बात नहीं करना चाहती थी। वो बालकनी में जाकर चुपचाप बैठ गई और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। तभी अमर उसके पास आया और उसे अपना रुमाल देते हुए बोला, रूही, अपना चेहरा पोंछ लो। रूही का चेहरा आंसुओं से लगभग गीला हो गया था। अमर की तरफ देखकर उसने अमर के हाथ से रुमाल नहीं लिया, बल्कि उसको गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, ये क्या हो गया है वीर को? वो कैसी बातें कर रहा है? अमर उसके आंसू पोंछकर बोला, देखो रूही, वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ रहता है। जैसा उसके दोस्त करते हैं उसका भी वैसा ही मन होता है, इसीलिए वो तुमसे ऐसी बातें कर रहा है। और देखा जाए तो गलती उसकी भी नहीं है। हमने उसको हमेशा से ही एक बंद कमरे में रखा है। एक मौका देते हैं ना उसे अपनी जिंदगी जीने का। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो रूही उसकी तरफ देखकर बोली, अमर, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि समर्थ इसी ताक में बैठा हुआ है कि कैसे मैं और वीर अलग हो जाएं और वो फिर से एक बार अपनी चाल में कामयाब हो जाए। अमर रूही के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं वीर पर नजर रखूंगा। अभी रूही और अमर बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के फोन बजने की आवाज सुनाई दी। रूही हैरानी से अमर को देखकर उन दोनों की फोन को देखते हुए बोली, किसका फोन बज रहा है? अमर को रूही की बात पर कुछ समझ नहीं आया और वो इधर उधर देखने लगा। फोन लगातार बजे ही जा रहा था, इसीलिए वो दोनों उठकर अंदर आए और जैसे ही वीर के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वीर के हाथ में एक फोन है। रूही वीर को देखकर हैरानी से बोली, वीर, ये फोन कहां से आया तुम्हारे पास? वो फोन एकदम नया था, इसलिए वीर रूही से कोई बहाना भी नहीं बना सकता था। वो धीरे से रूही से बोला, कनिका दीदी ने दिया है ये मुझे, और हाँ, अब आप उन पर चिल्लाने मत लगना, वो बहुत अच्छी हैं, वो समझती है मेरी बात। जैसे ही वीर ने इतना कहा तो रूही की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया और वो गुस्से से वीर के पास आकर बोली,
तो ये सब तुम्हें कनिका ने सिखाया है ना, और कनिका ही तुम्हारा एडमिशन करवा रही है ना? रूही की बात पर वीर झूठ न बोल सका और गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ, वही मेरा एडमिशन करा रही हैं और उन्होंने मुझे ये फोन दिया है। वो मेरी हर बात समझती है और वो मुझे टाइम भी देती हैं। लेकिन आपके पास तो आपकी बेकरी, आपके बच्चे और पति के अलावा किसी के लिए भी टाइम नहीं है। रूही उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली, तो इतनी गिरी हुई बातें करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुझे नहीं पता मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? वीर उसकी तरफ देखकर बोला, मेरे लिए तो आप नहीं कर रही हैं, बाकी किसी के लिए भी कर रही हैं तो ये मुझे नहीं पता। जैसे ही वीर ने इतना कहा तो रूही खुद को रोक नहीं पाई और एक बार फिर से उसके आंसू आ गए। वो रोते हुए अमर को देखकर बोली, देखा तुमने कैसी बातें कर रहा है ये कनिका की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। मैंने कहा था ना वो हमारे बीच में दरार डाल देगी। जब रूही ने अमर से कहा तो वीर उसकी तरफ देखकर बोला, उन्होंने किसी के बीच में दरार नहीं डाली, बल्कि आपको उनसे दिक्कत है। वो कभी आपकी बुराई नहीं करती, वो आपकी मजबूरी और आपके हालात समझती हैं, इसीलिए वो हमारी मदद करना चाहती हैं। और अब मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या सही है और क्या गलत। रूही गुस्से से वीर के पास आई और अमर उसे पकड़ता तब तक रूही ने वीर के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और अपनी आंखों में आंसू भरकर गुस्से से उससे बोली, पछताएगा तू, देखना वो कनिका तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी और तब तुझे समझ में आएगा कि कौन सही था और कौन गलत। और इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी और उस कमरे से बाहर चली गई। रूही का गुस्सा, उसका रोना सब जायज था, क्योंकि जिस वीर के लिए उसने इतना सब कुछ किया वो एक पल में इतना बदल गया था। रूही वीर के लिए अमर के पास आई थी। उसने वीर के लिए अमर के बच्चों को संभाला था। उसने वीर के लिए समर्थ का कहा हुआ हर काम किया था। उसने वीर को अपने बच्चों की तरह प्यार किया था। और इन सब के बावजूद वीर का ये सब बोलना रूही को अंदर से चीर रहा था और उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जैसे ही अमर रूही के पास आया तो वो उसे देखकर रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना तुमसे, वो कनिका हम सबको दूर कर देगी। पता नहीं वो क्या चाहती है। अमर प्लीज तुम कुछ करो, मैं वीर के बिना नहीं रह पाऊंगी। वो कनिका मुझसे मेरा भाई छीन लेगी। अमर प्लीज तुम कुछ करो। अमर रूही को बिठाते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर बाद रूही खुद ब खुद शांत हो गई थी। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसका मन अभी भी भरा हुआ था। अमर ने उसे ब्लैंकेट उड़ाकर एक कोने में बिठा दिया और उसके लिए कॉफी बनाने लगा। उसे पता था कि रूही को ऐसे नींद नहीं आएगी, इसीलिए वो रूही का साथ देना चाहता था। अमर उसके लिए कॉफी बनाकर लाया और उसे कॉफी देते हुए बोला, तुमने खाना नहीं खाया है, प्लीज अभी कॉफी के लिए मना मत करना। जब अमर ने ऐसे कहा तो रूही ने उसकी तरफ एक बार नजर भर देखा और फिर उसके हाथ से कॉफी ले ली। अमर भी अपनी कॉफी लेकर रूही के बगल में बैठ गया और कुछ देर बाद अचानक से बोला, रूही मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि प्रॉपर्टी के पेपर्स का चक्कर क्या है और ये है किसके पास। उसकी बात सुनकर रूही परेशान होते हुए बोली, अमर मुझे नहीं पता वो पेपर्स किसके पास हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि वीर को भी नहीं पता है कि वो पेपर कहाँ है, लेकिन समर्थ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे कैसे समझाऊं? अमर कुछ सोचते हुए कॉफी पीते हुए बोला, लेकिन रूही अगर वो पेपर्स तुम दोनों के पास नहीं है तब भी एक बड़ी दिक्कत है। तुम्हें उन पेपर्स को ढूंढना होगा, वरना समर्थ जैसे न जाने कितने दुश्मन तैयार हो जाएंगे। रूही कुछ देर तक सोचती रही और फिर अमर से बोली, प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में सिर्फ पापा को पता है और पापा कहाँ है ये हम में से किसी को नहीं पता। अमर रूही की तरफ देखते हुए हैरानी से बोला, लेकिन रूही तुम्हारे पापा को हुआ क्या था? तुमने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। रूही कॉफी का कप साइड में रखते हुए बोली, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था। कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और फिर एक दिन खबर आई कि वो जेल से गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें मार दिया गया है, लेकिन उनके जानने वाले अभी भी कहते हैं कि वो जेल से भागकर कहीं दूर चले गए हैं और इससे ज्यादा हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस यही कहानी है मेरे पापा की।
रूही की बात सुनकर अमर उसे देखते हुए बोला, रूही, कोई तो ऐसा होगा, तुम्हारे पापा का कोई दोस्त या तुम्हारा कोई अंकल जिसे तुम्हारे पापा ने पेपर्स के बारे में बताया होगा। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। अमर की बात सुनकर रूही कुछ सोच में पड़ गई और फिर उसे देखकर बोली, उनका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन मैंने किसी के बारे में सुना है जो जेल में उनके बहुत करीब था, जिससे पुलिस ने भी पापा के जाने के बाद कई बार पूछताछ की है। शायद उसे पापा ने कुछ कहा हो। अमर रूही की बात सुनकर मुड़कर उसकी तरफ बैठ गया और उसे देखकर बोला, तो रूही, तुम्हें उससे मिलना चाहिए और उससे तुम्हें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कि समर्थ उस इंसान के पास पहुंचे और कुछ गलत कर दे, उससे तुम्हें अपने पापा के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि वो आदमी कोई छोटी मोटी जानकारी तो जरूर देगा। रूही, जो कि जमीन में एक जगह अपनी नजर टिकाए हुए गुमसुम सी बैठी थी, अपनी आंखें उठाकर अमर की तरफ देखते हुए बोली, मैं कल ही जाकर उनसे मिलती हूँ। अमर रूही को देखकर बोला, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी वहां तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही अमर ने इतना कहा तभी उसका फोन बजने लगा। रूही उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोली, इतनी रात को किसका फोन है? अमर ने फोन देखा तो मिस्टर कौशिक का कॉल था। अमर रूही की तरफ अपना फोन दिखाते हुए बाहर चला गया। जब वो कुछ देर बाद आया तो अभी रूही वैसी ही बैठी हुई थी। वो रूही की तरफ देखकर उदास होकर बोला, सॉरी रूही, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये मत समझना कि मैं हर जरूरी वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ देता हूँ। दरअसल मेरा नासिक जाना बहुत जरूरी है। मिस्टर कौशिक ने मुझे कल सुबह बुलाया है। रूही अमर की तरफ देखकर बोली, कोई बात नहीं, मैं कल अकेली उस आदमी से मिलकर तुम्हें बाकी की बात बताती हूँ। इतना बोलकर रूही लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर करवटें बदलती रही और बचपन से आज तक वीर के साथ का हर लम्हा उसे याद आ रहा था। वीर के साथ हंसना, खेलना, उसका ध्यान रखना, उसका होमवर्क कराना, सब कुछ रूही से जुड़ा हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक दिन में उसका भाई इतना कैसे बदल सकता है। कोरी आंखों से आज रूही की सुबह हुई थी। अमर किचन में उसे देखते ही जान गया कि वो रात भर सोई नहीं है। रूही जल्दी जल्दी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी अमर उसके हाथ से लंच बॉक्स लेते हुए बोला, तुम रेस्ट करो जाकर, मैं बच्चों का लंच पैक कर देता हूँ। रूही उसकी तरफ देखकर कुछ बोलती, इसके पहले ही अमर उसे देखकर बोला, मुझे पता है रूही, तुम परेशान हो, तुम रात भर नहीं सोई हो, मैं सब समझता हूँ, तुम प्लीज जाकर रेस्ट करो। अमर ने इतना कहा और रूही उसकी तरफ एक टक देखते हुए बिस्तर की ओर चली गई। कौन था वो आदमी जो रूही को उसके पापा और प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में बताने वाला था? और कैसे रोकेगी रूही वीर को इस घर से जाने के लिए? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है।